हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज़ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे CFA लेवल 3 की रीडिंग नंबर 26 स्टडी सेशन 11 और आज हम डिस्कस करेंगे LOS 5 जो कि है अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजीज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी हेज फंड स्ट्रेटेजीज के अंदर क्लासिफाइड 6 स्ट्रेटेजीज में से एक है। इसके अंदर दो सब टाइप होते हैं, ग्लोबल मैक्रो और मैनेज फ्यूचर्स। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजीज? ये वो स्ट्रेटेजीज होती है जिनके अंदर हम मैक्रो लेवल पे फोरकास्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स अक्रॉस कंट्रीज, एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, यील्ड कर्व्स, ग्लोबली यूज्ड फ्यूचर्स, स्वैप्स, करेंसी एक्सचेंज फ्यूचर्स, इस तरह की चीज़ों को, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो, बहुत सारी कंट्रीज हो, इन सब के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर जो छोटी एक दो इक्विटी, एक दो बॉन्ड की जो बातें होती है उस पर हम फोकस नहीं करते, बट एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में बात करते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, जस्ट ऑन सम फ्यू स्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। आप किसी एक पेट्रोलियम सेक्टर की बात करेंगे तो आप ग्लोबली उसको देखेंगे, आप अगर फार्मा सेक्टर की बात करेंगे तो आप उसको ग्लोबली देखेंगे। ये चीज़ होती है अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी में। अब इसके अंदर क्या होता है, दो तरह की, डिस्क्रिशनरी और इट कुड बी सिस्टमैटिक। व्हाट इज डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशनरी मीन्स इन विच you analyze fundamentally everything and based on your judgment कि यार according to me this is undervalued or overvalued, or this is going to increase, like interest rate is going to increase or decrease. According to your empirical analysis you do this. So that kind of strategy is called discretionary strategy. Systematic में हम rule based जाते हैं. So for example a particular rule we use कि अगर 7% से ज़्यादा GDP growth हुआ तो ये particularly हमारा डिसीजन इस डायरेक्शन में होगा, अगर उससे कम हुआ तो ये डायरेक्शन होगा, इस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा तो हमारा ये डायरेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये दो टाइप की वेज है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। और ये अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी जो होती है ये काफ़ी ब्रॉड होती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम इसके अंदर इन्वॉल्व रखते हैं अपने एनालिसिस में। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। जो फर्स्ट टाइप की अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटेजी। ग्लोबल मैक्रो में क्या होता है कि जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, ग्लोबल मैक्रो मतलब हम पूरी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को इसके अंदर कंसिडर करते हैं और उस हिसाब से हमारे डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसका इंटरेस्ट रेट या एक्सचेंज रेट दूसरी कंट्री के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है, कोई करेंसी उसके अंदर करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें हम फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा होगा और उस हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसका क्या इम्पेक्ट होगा और उस तरह से हम उसके अंदर पोजीशंस लेते हैं। तो ये भी जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिशनरी हो सकती है, सिस्टमेटिक हो सकती है। डिस्क्रिशनरी में बेसिकली हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम फंडामेंटल डेटा यूज़ करते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स का और उस हिसाब से हम जाते हैं कि कैसा अंडर वैल्यूड होगा, ओवर वैल्यूड होगा, एक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी जो हम अगर वो ग्लोबल मैक्रो में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्राइस डेटा लेते हैं, इंटरेस्ट रेट डेटा लेते हैं, इस तरह के नंबर्स का जो हम डेटा होता है, मूवमेंट का डेटा, उस तरह के हिसाब से हम उस बेसिस पे अपने फोरकास्ट करते हैं और उस हिसाब से हम इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली एक फोरकास्टिंग टेक्निक है, फोरकास्टिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप ग्लोबल फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं और उस हिसाब से अपना पोजीशंस लेते हैं। तो अगर वो उस डायरेक्शन में गया तो आपको बहुत बेनिफिट है, अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे कि अभी एक 6 महीने पहले या 1 साल पहले की बात करें तो नो वन वुड हैव प्रिडिक्टेड कि कोविड-19 आने वाला है। कोरोना के अंदर जो चीज़ें हुई उसका फोरकास्ट इतना ईजी नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटेजीज पे लॉस हुआ होगा। लेकिन पोस्ट कोरोना जो प्रेडिक्शन है, अगर वो भी जो लोग कर रहे हैं उनका हो सकता है कि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है वो अगर सही जाएगा तो उसके हिसाब से उनको बेनिफिट होगा। ऐसे ही एक हम 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो वहाँ पे कई लोगों ने उस क्राइसिस को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो जिन्होंने उसको पहले प्रेडिक्ट करके पोजीशंस ली थी उनको काफ़ी प्रॉफिट होता है। बट एक चीज़ और है
कि आप प्रिडिक्ट तो कर देते हैं बट वो फ्यूचर कितना दूर है वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसके अंदर फ्यूचर्स ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नॉट लाइक अ स्टॉक कि वो हम कितने ही सालों तक अपने पास पोजीशन में रख सकते हैं। तो उसका एक लॉस होता है कि हमारा फ्यूचर कितनी जल्दी आने वाला है जो हमने प्रिडिक्ट किया है। तो जैसा कि आपने बिग शॉट मूवी में देखा होगा, क्रिश्चियन बेल का कैरेक्टर था कि ही प्रिडिक्टेड इट राइट बट इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग टू अचीव दैट फ्यूचर। वो फ्यूचर जो था जहाँ पे क्राइसिस होने वाला था वो आने में काफ़ी टाइम लगा और उसकी वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया, इन्वेस्टर्स उससे पैसा वापस मांगने लग गए। तो ये चीज़ होती है ग्लोबल मैक्रो में। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जो CFA में दिया। तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में नाम ले रहे हैं ABC का। ABC कंट्री का US के हिसाब से करेंसी वीक हो रहा है। तो वीक करेंसी की वजह से ये डिवैल्यू होने वाली है इसकी करेंसी। तो उस डिवैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसकी करेंसी का पुट ऑप्शन लेंगे। क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या होगा कि अगर प्राइस गिरा तो हमें पुट ऑप्शन से डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। अगर प्राइस नहीं गिरा जैसा कि हम सोचने रहे थे तो क्या होगा, हमारा टोटल लॉस जो होगा वो होगा पुट प्रीमियम पेड। तो अगर हमारा डायरेक्शन जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ तो हम टोटल लॉस जो होने वाला है वो टोटल जितना हमने प्रीमियम पे किया है पुट का उसके ऊपर। हमारी स्ट्रेटेजी है मैं अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी के अंदर वो होती है मैनेज्ड फ्यूचर्स। मैनेज्ड फ्यूचर्स जैसा कि आपसे ही समझ रहे हैं, फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स की स्ट्रेटेजी। इसके अंदर हम फ्यूचर्स पे डील करते हैं, फ्यूचर्स हम ऑप्शंस में डील करते हैं, इवन हम कई बार करेंसी कमोडिटी में भी डील करते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हम एक सिंपल फ्यूचर्स पोजीशन लेके या ऑप्शन पोजीशन लेके कर सकते हैं, या फिर हम इवन काफी एक्सोटिक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं लाइक टेकिंग अ फ्यूचर्स ऑन वेदर कि बारिश होगी या नहीं होगी, या इस साल प्याज कैसे उगेंगे उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो किसी भी कमोडिटी पे ले सकते हैं, किसी भी तरह के फ्यूचर्स ले सकते हैं अपने। और फ्यूचर्स एक्सोटिक ऑप्शंस, एक्सोटिक फ्यूचर्स इनके बारे में पहले भी कुछ लेवल में पढ़ चुके हैं और आप और जाके रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी उस बेसिस पे होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो क्या है कि डेरिवेटिव्स है तो ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड स्ट्रेटेजी होती है और इनका बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है कि ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी है। इट मीन्स इट विल बाय जो कि ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो जो प्राइस जिस स्टॉक के अंदर प्राइस बढ़ रही है उनको ये बाय करेंगे। तो इनके अंदर हम प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो बाय करेंगे, प्राइस डिक्रीज होगी तो सेल करेंगे। तो इसके अंदर भी दो टाइप के मोमेंटम स्ट्रेटेजी होती है, TSM टाइम सीरीज मोमेंटम, दूसरी होती है CSM क्रॉस सेक्शनल मोमेंटम। टाइम सीरीज मोमेंटम में क्या होता है कि आप बेसिकली जो इंक्रीज हो रही है उसको आप परचेस करते हैं, जो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली उसको आप सेल करते हैं। तो बात वही है, मोमेंटम स्ट्रेटेजी है बट इसके अंदर आप टाइम सीरीज को देख के जाते हैं। तो इसको क्रॉस सेक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ एसेट जो होता है, एक पर्टिकुलर एसेट क्लास जो होती है उसको हम टारगेट करते हैं और वहां पे हम मोमेंटम स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो जैसा मैंने कहा ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, हाईली लिक्विड होती है। हाईली लिक्विड क्यों होती है, क्योंकि फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स अपने आप में काफी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स इनके अंदर ही ये डील करता है तो ये काफी हाईली लिक्विड है। और ये एक और चीज जो करती है वो करती है हाई लीवरेज लेती है। हाई लीवरेज लेती है मतलब कि इसके अंदर कई ज्यादा परसेंटेज ऑफ आर इन्वेस्टमेंट का लीवरेज लिया जाता है टू गेन डिजायरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो चीज है हाई लिवरेज, ये इसके अंदर क्या है कि चाहे मैनेज्ड फ्यूचर्स हो चाहे अपॉर्चुनिस्टिक ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटेजी हो, दोनों के अंदर काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें हमारे स्टॉक मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में हमें मिलता है। चाहे मैनेज्ड फ्यूचर्स हो चाहे ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटेजी हो, इनके अंदर हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है।
अगर ये सही गए तो काफ़ी प्रॉफिट पहुंचाते, अगर नहीं गए तो ये काफ़ी लॉस पहुंचाते। जो जनरल नेचर है दोनों का, वो यही है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। मैनेज्ड फ्यूचर्स में भी आप फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे हैं, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे क्या होने वाला है और उस हिसाब से आप पोजीशन लेने हैं। ग्लोबल मैक्रो में भी आप पोजीशन ले रहे हैं, ग्लोबल मैक्रो में भी आप फ्यूचर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड रहता है। आप सिर्फ फ्यूचर्स के अलावा काफ़ी चीज़ों का ले लेते हैं। इसके अंदर आप कभी भी एसेट क्लास का यूज़ नहीं करेंगे। आप जो भी पोजीशन लेंगे सारी फ्यूचर्स ऑप्शंस सारे डेरिवेटिव्स में ही लेंगे। तो ये हमारा इसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रेटेजी में हमें आज पढ़ना था। अगली वीडियो में हम आगे की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट करके बताएं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। थैंक यू वेरी मच।